हेलो स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरिया वेक्टर। स्टूडेंट्स, आपने एरिया को हमेशा स्केलर पढ़ा है। आपने पढ़ा है एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन यहाँ हम वेक्टर फॉर्म में एरिया को डिफाइन करेंगे। किस तरह से हम डिफाइन करेंगे? मान लीजिए आपके पास ये एक सरफेस है एस, तो आप क्या करोगे, इस पर एक स्मॉल एरिया एरिया एलिमेंट ds चूज कर लीजिए। तो इस एरिया एलिमेंट पर एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये मान लीजिए यूनिट वेक्टर है जो कि ds के परपेंडिकुलर है। तो हम एरिया वेक्टर को लिखेंगे वेक्टर ds इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड ds इंटू एन कैप, यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस। चलिए यहां थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। कंसीडर ए सरफेस एस, कंसीडर ए सरफेस एस एंड चूज ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ds एंड चूज ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ds। ओके, अब क्या करना है कि यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना है एन कैप, जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू ds होगा। ड्रॉ ए यूनिट वेक्टर एन कैप, ड्रॉ ए यूनिट वेक्टर एन कैप which is pointed in the direction which is pointed in the direction, किस डायरेक्शन में, of outward normal, of outward normal to ds, outward normal to ds. Then area vector is given by vector ds equal to ds into n cap। okay? तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर ये एक सरफेस है, मान लीजिए ये एक प्लेन पेपर है, तो इस पर नॉर्मल एन कैप इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। लेकिन जैसे आपके पास मान लीजिए एक स्फेरिकल सरफेस है, कोई आपकी क्रिकेट बॉल है, तो उसमें एन कैप क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, बॉल के अंदर की तरफ नहीं होगा। अगर ये आपकी क्रिकेट बॉल है तो एन कैप क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल लिखा हुआ है, आउटवर्ड, तो बाहर की तरफ होगा और परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। ऐसे अंदर की तरफ नहीं हो सकता, ये अलाउड नहीं है। तो एन कैप की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये है स्टूडेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर। अब हम नेक्स्ट क्वांटिटी डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस। ओके, तो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको नंबर ऑफ जो फील्ड लाइंस है, यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a
सरफेस रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस crossing the surface normally. Okay. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किसी भी सरफेस के थ्रू डिफाइन करते हैं तो दो तरह के सरफेस होते हैं, एक ओपन सरफेस और एक क्लोज्ड सरफेस। ओपन सरफेस क्या होता है? जैसे एक प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन पेपर वो क्या है? ओपन सरफेस है। जैसे ये है, मान लीजिए एक प्लेन पेपर है तो ये ओपन सरफेस है, ये किसी वॉल्यूम को बाउंड नहीं करता। लेकिन जैसे आपकी क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल क्या है? इट बाउंड सम वॉल्यूम, तो वो क्या होगी? क्लोज्ड सरफेस। तो दो तरह के सरफेस हैं, एक ओपन सरफेस जो किसी वॉल्यूम को बाउंड नहीं करता और दूसरा है क्लोज सरफेस जो वॉल्यूम को बाउंड करता है। ओपन सरफेस का एग्जांपल है आपका प्लेन पेपर और क्लोज सरफेस का एग्जांपल है आपकी क्रिकेट बॉल। ओके, ऑलराइट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स through an open surface is phi equal to integration E dot ds। फ्लक्स को हम फाई से लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से लिखेंगे। एंड फॉर ए क्लोज्ड सरफेस फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। यहां हम इंटीग्रेशन सिंबल के ऊपर ये लूप लगाएंगे, ये लूप रिप्रेजेंट करेगी कि ये जो एरिया है ये क्लोज्ड सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट से क्या आता है? हमेशा स्केलर वैल्यू आती है, तो फाई इज ए स्केलर क्वांटिटी, फाई इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका यूनिट क्या होगा? फाई का ई होता है आपका एफ बाई क्यू इंटू एरिया डी एस। ओके, तो एफ न्यूटन एरिया का मीटर स्क्वायर, चार्ज का कूलम। तो यूनिट ऑफ फाई इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका टॉपिक गॉस थ्योरम। तो व्हाट इज गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है और उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज एनक्लोज्ड है तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए लिखते हैं गॉस थ्योरम। लिखने के बाद आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो गॉस थ्योरम इज, according to this theorem, total electric flux through a closed surface, according to this theorem, total electric flux through a closed surface is equal to net charge enclosed by the surface
by the surface divided by epsilon naught is equal to net charge enclosed by the surface divided by epsilon naught. मीन्स जो फ्लक्स है थ्रू ए क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस लिखते हैं हम इसको इस तरह से, ये रहा क्लोज सरफेस के लिए, तो ये क्या होगा, चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज क्यू है तो फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप इसको लिख सकते हो क्यू इन। क्यू इन मीन्स इनसाइड चार्ज। ओके, तो ये है डेफिनेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अब हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूफ मान लीजिए हमारे पास ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है और इसके सेंटर पर चार्ज q है। लेट ए चार्ज q is placed at center of a sphere, center of a sphere of radius r। तो ये जो सरफेस ऑफ स्फीयर होगा उसको हम कहेंगे गॉसियन सरफेस। सरफेस ऑफ स्फीयर is called Gaussian surface, is called Gaussian surface। तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा और एक क्लोज सरफेस E डॉट डी एस। वेल, आपने पढ़ा था अगर एक ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बाहर की तरफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर क्या होगा, इस तरफ होगा। मान लीजिए इस पॉइंट पर मैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ds चूज कर लेता हूं ये, तो इसमें एन कैप भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। ओके, तो एन कैप क्या है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो इट मीन्स कहीं भी आप पॉइंट लोगे तो वेक्टर e और एन कैप दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे स्फीयर के सरफेस के ऊपर। तो e और ds क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो आपका फाई हो जाएगा इंटीग्रेशन और द क्लोज सरफेस E ds cos 0 कि cos 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन E इंटू ds। अब E की जो भी वैल्यू होगी वो कोई भी पॉइंट लोगे सरफेस पे, यहां लीजिए, यहां लीजिए या फिर यहां लीजिए, सेम आएगी। क्यों, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल सरफेस है। सिमेट्रिकल सरफेस क्या होता है, जिसमें सिमेट्री होती है। जैसे सिलेंडर भी एक सिमेट्री है, स्फीयर एक सिमेट्री है। ओके, तो ये एक सिमेट्रिकल सरफेस है, तो E की जो भी वैल्यू आएगी वो हर जगह सेम आएगी। और वो क्या आएगी सॉरी, चार्ज Q से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो मैं इस E को बाहर ले लेता हूं क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी। क्या आएगी, और इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। कोई भी चार्ज Q से उससे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। और R यहाँ कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, तो इसलिए हम कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से। तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ds। अब ये इंटीग्रेशन ds क्या है, इसका मतलब है
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इंटीग्रेशन ds क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ई की ये वैल्यू रख दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ds की ये वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका प्रूफ आ गया गोस थ्योरम का। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, यहां पर E को बाहर लिया, क्यों, क्योंकि एक चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। Q और R कांस्टेंट है, ये सभी भी कांस्टेंट है, तो E कांस्टेंट है, यानी इसलिए E को हमने बाहर ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ds, और ds क्या रिप्रेजेंट करता है, सरफेस एरिया। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ओवर द क्लोज सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो E की ये वैल्यू रखी, इंटीग्रेशन ds की ये 4 पाई आर स्क्वायर, और ये कैंसिल होके टर्म्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब हम गॉस लॉ की हेल्प से कूलम्ब्स लॉ को डिराइव करेंगे। तो इसके लिए मुझे इसको पहले क्लीन करना पड़ेगा। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ की हेल्प से हम कूलम्ब्स लॉ को डिराइव करेंगे। मान लीजिए यहां एक पॉइंट O पर हमारे पास एक चार्ज है Q1, और इसकी वजह से हम पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, और ये डिस्टेंस है R। ओके, कंसीडर ए चार्ज Q1 प्लेस्ड एट पॉइंट O. Okay, let we want to calculate electric field at P. Let we want to calculate electric field at P. तो हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं जो पॉइंट P से पास करे। तो हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे यहां पर। ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू P। पॉइंट P से पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे हम। तो बाय गॉस थ्योरम इंटीग्रेशन E डॉट ds ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉसियन सरफेस क्या है, एक क्लोज सरफेस होगा। तो यहां पर अगर मैं, ये चार्ज Q है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा,
और यहां अगर मैं इस गॉसियन सरफेस पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ds इस तरह से चूज कर लेता हूं तो उसका n कैप भी क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा, ऐसे ही मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आएगा। ओके, तो E और ds के बीच में एंगल क्या होगा, यानी 0 डिग्री, क्योंकि n कैप क्या है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो इसको मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन E ds cos 0 इज इक्वल टू Q इनसाइड क्या है, Q1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल सरफेस है तो E की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी हर एक पॉइंट पर। इस सरफेस के ऊपर कहीं भी आप पॉइंट P लोगे तो E की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि रेडियस R हर पॉइंट पर सेम है। तो इसलिए मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ds cos 0 1 होता है इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। अगेन इंटीग्रेशन ds क्या होगा, इंटीग्रेशन ds होगा इस गॉसियन सरफेस का एरिया, और ये स्फेरिकल है तो एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E आ गया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय आर स्क्वायर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, एट पॉइंट P। अब अगर हम पॉइंट P पर एक चार्ज Q2 रख देते हैं, नाउ इफ वी put a charge Q2 at P, तो फोर्स क्या लगेगा उस पर, फोर्स ऑन Q2 इज F, वो होगा Q2 इंटू E, F इक्वल टू QE होता है, क्योंकि E क्या है आपका F बाई Q, तो F क्या आ गया यहां से QE। तो चार्ज हमने यहां पर क्या रखा है, पॉइंट P पर Q2, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पॉइंट P पर, ये E है, तो F इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 के साथ Q2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यही आपका कूलम्ब्स लॉ है। तो इस तरह से आपने कूलम्ब्स लॉ को भी गॉस थ्योरम की हेल्प से प्रूव कर दिया। अब हम गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, मैं इसको इरेज करके और आपके लिए न्यूमेरिकल लिख देता हूं पहले। स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं। पहले ये क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इक्वल टू 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन YZ प्लेन। तो वेक्टर E तो दिया हुआ है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एरिया वेक्टर YZ प्लेन में है, ये अगर y है तो ये z है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, n कैप क्या होगा, x के अलोंग होगा, और एरिया का मैग्नीट्यूड है 20, तो वेक्टर ds क्या हो जाएगा 20i कैप, क्योंकि x के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका i कैप होता है। तो फ्लक्स फाई इक्वल टू E डॉट ds, तो 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 20i कैप। तो a डॉट b जब आप करते हो तो a डॉट b क्या होता है, ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो इसमें i कैप की टर्म ये 6 और 20 है, तो 6 इंटू 20 120। इसमें j कैप और k कैप की टर्म है ही नहीं, तो वो क्या आएंगे 0 0 आ जाएंगे, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 4 0, तो 120 यूनिट्स, ये आपका आंसर आ गया।
स्टूडेंट्स अगर आपको डॉट प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है तो डॉट प्रोडक्ट आप क्लास 11th में अच्छे से कर चुके हैं, मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स में करवाया भी है। और अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स क्लास 11th के नहीं किए हैं तो मैं सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप वेक्टर्स का पूरा टॉपिक जरूर रिवाइज करें, क्योंकि वेक्टर्स इस चैप्टर में यूज़ हो रहा है, आगने वाले चैप्टर्स में भी काफ़ी यूज़ होगा। तो वेक्टर्स की नॉलेज बहुत ज़रूरी है क्लास 12th फिजिक्स के लिए। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड, ए सिलेंडर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। सिलेंडर के जो एक्सिस हैं दे आर पैरेलल टू फील्ड सो दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज 0। तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। इसमें आपने क्या किया, एक सिलेंडर रख दिया, ये इस तरह से, ये सिलेंडर है। सिलेंडर का जो एक्सिस है वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसलिए इस तरह से ले करना पड़ेगा आपको, सिलेंडर की ओरिएंटेशन यही करनी पड़ेगी। तो ये कहता है सो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज 0। ओके, पहले हम थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, नेट नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस। अब इसमें जितनी फ्लक्स लाइंस यहां से एंटर करेंगी उतनी इधर से एग्जिट कर जाएंगी। तो थ्योरेटिकली क्या आना चाहिए, नेट फ्लक्स 0 आना चाहिए। अब बात करते हैं आपके पास जो फॉर्मूला है उससे क्या आता है। तो इसमें 3 सरफेस है, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। सिलेंडर के 3 सरफेस हैं, 2 सर्कुलर, 1 और 3 इनको नाम दिया मैंने, और ये कर्व्ड पार्ट है जिसको 2 दिया है। इस सरफेस 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है राइट में, जबकि एन कैप क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की तरफ होगा। एन कैप क्या होगा, आउटवर्ड। सरफेस 3 पर एन कैप आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। सरफेस 2 पर एन कैप क्या होगा, इस तरफ होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ओके, तो फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस ओवर द क्लोज सरफेस। जो ये सिलेंडर है ये क्या है, क्लोज सरफेस है, तो ये होगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस ओवर द फर्स्ट सरफेस प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस ओवर द सेकेंड सरफेस प्लस ई डॉट डी एस ओवर द थर्ड सरफेस। यानी टोटल सरफेस एरिया को, क्लोज सरफेस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जैसे अगर ये एक सिलेंडर है आपका, तो एक तो ये पार्ट है इसका, ये पार्ट 2 है इसमें डायग्राम में, पार्ट 1 जैसे ये हो गया तो पार्ट 2, वो सॉरी पार्ट 3 ये हो गया। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ओके, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब फर्स्ट पार्ट में ई और एन कैप यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बीच में एंगल क्या है, 180 डिग्री, क्योंकि ये इधर है और ये इधर है, तो ये एंगल क्या है इनके बीच में, 180 डिग्री। तो ओवर द फर्स्ट पार्ट ये होगा ई इंटू डी एस कोस 180 प्लस सेकेंड में ई डी एस कोस 90 डिग्री, क्योंकि एन कैप इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये 90 डिग्री है ये एंगल। और थर्ड पार्ट में ई डी एस कोस 0, क्योंकि ई और एरिया वेक्टर का एन कैप दोनों सेम डायरेक्शन में है। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा और द फर्स्ट पार्ट ई इंटू डी एस और द सेकेंड पार्ट 0, क्योंकि कोस 90 0 होता है और कोस 180 -1 होता है, तो यहाँ माइनस आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में आएगा माइनस इंटीग्रेशन ई डी एस प्लस 0 प्लस और द थर्ड सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस, क्योंकि कोस 0 1 होता है। अब ई तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, और जो डी एस होगा इसका एरिया और इसका एरिया ये दोनों सेम होंगे। स्टूडेंट, अगर हम ये मान लें
कि ये जो रेडियस है इसका, जो ये सर्कुलर पार्ट है इसका रेडियस r है, सर्कुलर पार्ट का रेडियस r है, तो इंटीग्रेशन ds क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। मैं इधर कर देता हूं, इसका जो पार्ट बच जाएगा, तो फाई इक्वल टू माइनस ई को मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूं क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होती है, कांस्टेंट। तो माइनस ई इंटीग्रेशन ds ओवर द फर्स्ट सरफेस, ये 0 है। और फिर थर्ड पार्ट में भी क्या करूंगा, मैं ई को बाहर ले लूंगा क्योंकि ई की वैल्यू तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ds ओवर द थर्ड सरफेस। अब ये जो इंटीग्रेशन ds है ओवर द फर्स्ट सरफेस और ओवर द थर्ड सरफेस, ये सेम आएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इस सर्कुलर फेस का एरिया भी पाई आर स्क्वायर है, इस सर्कुलर फेस का एरिया भी पाई आर स्क्वायर है अगर रेडियस r है। तो ये हो जाएगा माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये क्या आ गया, 0। तो फाई इक्वल टू 0, और यही आपको प्रूव करना था कि नेट फ्लक्स 0 होगा। तो स्टूडेंट ये 2 क्वेश्चंस थे। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, गोस थ्योरम से रिलेटेड ही। एंट्रेंस में भी स्टूडेंट इस गोस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको अच्छे से आना भी चाहिए। तो मैं अभी बोर्ड को क्लीन करके आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। आपको एक क्यूब दिया हुआ है, क्यूब की हर एक साइड स्मॉल 1 के इक्वल है, और ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस पर लाई करती है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये लेफ्ट फेस है क्यूब का और ये राइट फेस है। ये क्या है, लेफ्ट फेस है क्यूब का, ये राइट फेस है। लेफ्ट फेस की इस कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस ओरिजिन वाली लाइन से है a, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ई एक्स इक्वल टू एल्फा रूट एक्स, ई वाई ई जेड 0 है, एल्फा की वैल्यू है 800 और a की वैल्यू है 0.1 मीटर। कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। नंबर 2, चार्ज विद इन द क्यूब। ओके, तो स्टूडेंट ई वाई ई जेड 0 है, तो ई वाई ई जेड की वजह से तो कोई फ्लक्स होगा ही नहीं, सिर्फ जो फ्लक्स होगा वो ई एक्स की वजह से होगा। अब ई एक्स क्या है, यानी एक्स के अलोंग है ये। तो अगर एक्स के अलोंग है तो सिर्फ जो ये लेफ्ट और राइट फेस है इनके थ्रू फ्लक्स होगा, बाकी सभी जो फेसेस होंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपका क्यूब है, ओके। आपकी तरफ इधर ये एक्स एक्सिस है, आपकी तरफ एक्स एक्सिस है, तो इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से या तो इसके थ्रू फ्लक्स होगा, या फिर जो मेरी तरफ जो फेस है आपके अपोजिट, ये वाला यानी जो फेस है मेरे तरफ, इसके थ्रू फ्लक्स होगा। इसके भी क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये जो सरफेस है इसका एन कैप तो इधर आएगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आपकी तरफ एक्स एक्सिस के अलोंग है, और इस सरफेस के लिए एन कैप इधर होगा तो परपेंडिकुलर हो गया, तो ई डॉट डी एस कोस 90 की वजह से 0। इसमें भी एन कैप इधर आएगा और वेक्टर ई आपकी तरफ है तो ये भी 0। तो सिर्फ 2 ही सरफेसेस के थ्रू फ्लक्स होगा ई एक्स की वजह से, एक जो आपकी तरफ है, एक जो मेरी तरफ है। बाकी सभी के लिए ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जो एन कैप होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा। ऑलराइट, तो हम लेफ्ट और राइट फेस के थ्रू निकालेंगे और वो जो भी वैल्यू आएगी उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। तो पहले हम लेफ्ट फेस की बात करते हैं। फॉर लेफ्ट फेस एक्स की वैल्यू क्या है, a है, जो लेफ्ट फेस है वो a डिस्टेंस पर है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, तो ई एक्स क्या हो जाएगा, अल्फा √ a, ओके। तो फ्लक्स क्या होगा, लेफ्ट फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एन कैप आपका इधर है, तो ये हो जाएगा ई एक्स इंटू डी एस इंटू कोस 180, ओके। ई एक्स क्या है, अल्फा √ a, ds क्या होगा, लेफ्ट फेस का एरिया,
एरिया क्या होगा ए स्क्वायर, क्योंकि ईच साइड ऑफ द क्यूब इज ए, तो एरिया ऑफ किसी भी फेस का एरिया क्या हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर, तो इंटू ए स्क्वायर और कोस 180 -1, तो इसलिए यहां एक माइनस साइन भी आएगा, तो माइनस अल्फा ए रेज टू पावर 5/2 माइनस अल्फा ए रेज टू पावर 5/2। ये आ गया फ्लक्स थ्रू दी लेफ्ट फेस। अब हम राइट फेस के लिए निकालेंगे, तो राइट फेस के लिए क्या आएगा, फॉर राइट फेस, ये राइट फेस है इधर वाला, यानी अगर ये आपका क्यूब है तो ये क्या है लेफ्ट फेस, अगर इधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो, और ये क्या है राइट फेस, इलेक्ट्रिक एक्स डायरेक्शन क्या है इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है हमारे डायग्राम में, तो ये क्या हुआ लेफ्ट फेस, इसके लिए हमने निकाल दिया, ये हुआ राइट फेस, इसके लिए अभी निकालना है। तो राइट फेस के लिए एन कैप इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स के अलोंग है तो इधर ही है वो भी, तो इस केस में ई और डी एस वैक्टर के बीच में एंगल 0 होगा, तो फाई आर हो जाएगा ई डी एस कोस 0। ई की वैल्यू क्या होगी, अब राइट फेस के लिए एक्स की वैल्यू क्या है ए प्लस ए, क्योंकि राइट फेस ये वाला है, राइट फेस कौन सा है ये वाला, तो ये कितनी डिस्टेंस पे है a प्लस ए 2a पर, x की वैल्यू है 2a, तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा √x यानी √2a, तो ये हो जाएगा अल्फा √2a इंटू डी एस एरिया a इंटू ए स्क्वायर कोस 0, तो ये आ जाएगा √2 अल्फा a की पावर 5/2, ये फाई आर आ गया आपका। तो टोटल फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा फाई एल प्लस फाई आर, फाई एल है माइनस अल्फा ए रेज टू पावर 5/2, फाई आर है √2 अल्फा ए रेज टू पावर 5/2। ओके, तो इस केस में आप अल्फा ए रेज टू पावर 5/2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा √2 - 1, अल्फा की वैल्यू 800, ए की वैल्यू 0.1 रेज टू पावर 5/2, √2 1.414 -1। ओके, तो 0.1 की पावर 5/2, इसको कैसे निकालोगे 0.1 का स्क्वायर √0.1, ओके, वो वैल्यू निकालोगे, और ये सब वैल्यूज अगर आप यहां पर रखोगे तो आपका आंसर आता है 1.047 विच इज 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सेकंड पार्ट कहता है चार्ज विद इन द क्यूब कितना होगा, तो फाई होता है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से क्यू इनसाइड आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, फाई की वैल्यू है 1.05। ओके, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8.85 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 से, तो ये आपका आ जाता है 9.29 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/4 k रखता हूँ और k की वैल्यू मैं 9 इंटू 10⁻9 लेता हूँ, तो ये जो वैल्यू है थोड़ी सी डिफरेंट आ सकती है, 9.28 भी आ सकती है, 27 तक भी आ सकती है। जैसे पाई अगर आप 3.14 लोगे या 22/7 लोगे, उससे भी थर्ड या फोर्थ डेसिमल पर कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो थर्ड डेसिमल, ये सेकंड डेसिमल है, इसमें आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, प्रोवाइडेड अगर आप एप्सिलॉन नॉट को डायरेक्टली ये वैल्यू ना लेके 1/4 k लेते हैं और k की वैल्यू 9 इंटू
10⁹ ले लेते हैं तो ओके। तो ये था हमारा एक और न्यूमेरिकल। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन में आपको S1 और S2 दो कंसेंट्रिक होलोस्फीयर्स दिए हुए हैं। S1 के अंदर चार्ज Q है और S2 में, S1 और S2 के बीच में जो स्पेस है उसमें चार्ज 2Q है। तो सबसे पहले व्हाट इज रेशियो फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2, एंड नंबर 2 हाउ विल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 चेंज इफ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 is introduced in the space inside S1 in place of air। तो अभी जो सिचुएशन है, यहां भी एयर है, यहां भी एयर है। तो ये कहता है कि अगर मैं यहां पर S1 के अंदर एयर की जगह एक मीडियम डाल दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो S1 के थ्रू फ्लक्स में क्या चेंज होगा। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, रेशियो फ्लक्स थ्रू S1 S2। मान लीजिए S1 के अक्रॉस जो फ्लक्स है वो Q1 है, तो ये फाई क्या होता है, फाई होता है आपका Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट अगर एयर है तो S1 के अंदर चार्ज क्या है, Q है, तो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। S2 के अंदर टोटल चार्ज कितना है, 2Q, और ये भी S2 के अंदर ही है प्लस Q, तो 2Q प्लस Q इज 3Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो रेशियो निकाल लो, phi1 बाय phi2, तो ये हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 1/3। फिर कहते हैं अगर S1 के अंदर आप कोई मीडियम डाल दो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है तो फ्लक्स क्या होगा। तो सेकंड पार्ट, तो फ्लक्स phi1 प्राइम लिख देता हूं मैं, वो क्या होगा Q इनसाइड, और अगर कोई मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। Q इनसाइड है Q, और एप्सिलॉन क्या होगा, आपने पढ़ा था स्टूडेंट, K और एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन R को आपने कहा था रिलेटिव परमिटिविटी, तो ये हो जाएगा बाय K एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये हो जाएगा Q बाय K एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू 5 दी हुई है, तो ये हो जाएगा Q बाय 5 एप्सिलॉन नॉट। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू गोस थ्योरम। आई होप आप सभी को समझ आए होंगे। अगर आपको कोई अभी भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो आप मुझे लिख सकते हैं, कमेंट्स में सेक्शन में लिख सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। आपका जो भी डाउट होगा मैं ज़रूर दूर करूँगा। ओके, तो एवरी पॉसिबल वे में मैं आपको हेल्प करूँगा। और लेकिन हाँ, आपको ये सब लिख के प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप लिख कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। ओके, सिर्फ पढ़ने से आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ आपको समझ आ गया, आपको ये भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आप लिख दोगे, लेकिन आप लिखने के लिए बैठिए, कोशिश कीजिए लिखने की, तो देखना आप कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। तो इसलिए लिख कर प्रैक्टिस कीजिए सो दैट आप एग्जाम में भी इजीली लिख पाओ। तो नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।